Dear class 11th students, welcome back in class of Newton's law of universal gravitation, or simply we can say gravitation। तो हमारा जो चैप्टर है, टॉपिक अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप पढ़ेंगे, और फिलहाल अभी जो आपके पास आएगा वो आएगा ग्रेविटेशन के बारे में सारी बात हम लोग कर रहे हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट टर्न पे हम लोगों ने केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन करे थे और उसके डेरिवेशन भी हम लोगों ने करे थे। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का अगर मैं एक बार दोबारा से आपको बता दूं, तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का मतलब होता है, दो फर्स्ट लॉ कहता है कि ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट द फोकस ऑफ द ऑर्बिट्स। सेकंड लॉ क्या आता था? सेकंड लॉ कहता था कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स रिमेन कांस्टेंट, यानी कि एरियल वेलोसिटी है, यानी कि इक्वल एरिया कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इट विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। एंड द थर्ड लॉ था कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है सेमी मेजर एक्सिस है। तो सेमी मेजर एक्सिस की बात करते हैं तो सेमी मेजर एक्सिस के कैसे होता था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था उसके क्यूब के, यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी प्लैनेट की, उतना ज़्यादा उसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो ये तीन चीज़ें जो हैं अभी आपकी यहाँ तक हम लोगों ने बात करी थी। आज केपलर के दिए हुए लॉ से न्यूटन ने कुछ कंक्लूजन निकाला, देन इसके बाद उन्होंने अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दिया, और वो लॉ पूरे हम एक तरीके से कह सकते हैं यूनिवर्स में फॉलो होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? बहुत लार्ज स्केल फोर्स है, बहुत वीक फोर्स भी है, क्योंकि ग्रेविटेशन का जो है एक तरीके से कह सकते हैं लार्ज फोर्स होने का मतलब बहुत दूर दूर तक फैला, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज इसने जो है कवर करके रखी, लेकिन इसको उतना ही ह्यूज मास की भी ज़रूरत होती है, यानी कि ग्रेविटेशन के इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूज मास में ही ग्रेविटेशन का फोर्स कारगर है, यानी कि ग्रेविटेशन एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स कंक्लूजन फ्रॉम केपलर्स लॉ। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि प्लैनेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको मालूम है कि एक जो इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल में थोड़ा सा ओवल शेप होता है, लेकिन अगर जनरली हम ध्यान से अगर इसको देखें सन के अराउंड जो कि घूम रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में कि सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि प्लैनेट को बांध के रखता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स between planet and sun is given by या सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जनरली सन से बंधा हुआ है, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा? F = mv² अपॉन r। अगर मान लेते हैं प्लैनेट का मास m है, उसकी स्पीड v है और उसका जो डिस्टेंस है वो r है, तो F = mv² अपॉन कितना हो जाता है? r हो जाता है। अब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अब अगर हम लोग बात करते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, अगर प्लैनेट का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है, तो हम लोग जनरली क्या बात करते हैं कि वो जो एक तरीके से हम कह सकते हैं
कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स की हम लोग बात करते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब हम उस प्लैनेट को अज्यूम करके चल रहे हैं कि ऑलमोस्ट उसका जो है कैसा है, ऑलमोस्ट उसकी जो ये अजम्पशन था जो न्यूटन ने केपलर के उससे लिया था, उन्होंने ये कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स से भाई बाइंड होगा प्लैनेट जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो उन्होंने इस चीज़ को कहा प्रेफरली कि अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब हो गया सर्कुलर बात हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट प्लैनेट को जो है हम लोग जो अप्रॉक्सीमेटली इलेप्टिकल ऑर्बिट को हम लोग कैसे सर्कुलर ऑर्बिट क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो हमने जो है उसको क्या कर लिया, सर्कुलर ऑर्बिट अगर हमने मान लिया तो फिर उसको टाइम कितना लगेगा रिवॉल्व करने में, तो आपको मालूम है द सरकमफरेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 2πr, और अगर उसकी स्पीड भी है तो 2πr/v। ठीक, क्योंकि है ना सेंटीमीटर फोर्स ऑन द प्लैनेट, अगर छोटी लाइन करना चाहें, ठीक है, तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द प्लैनेट F=mv²/r हो गया। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट कितना हो गया, T=2πr/v हो गया। न्यूटन ने ऐसा अज्यूम करा केपलर के लॉ से कि हम मान लेते हैं किसी प्लान पे कोई हमने प्लैनेट ले लिया, जब हम देखते हैं कि उसको जो उसका रिवॉल्यूशनरी मोशन है तो कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेट एक सर्कुलर आ रहा है, और सर्कुलर आने का रीजन भी था कि वो अपनी ऑर्बिट में इसलिए बंधा है क्योंकि उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। तो उन्होंने अज्यूम कर लिया कि एक सर्कुलर ऑर्बिटल्स की रेडियस आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि टाइम कितना लगेगा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का, 2πr/ कितना लगेगा, v लगेगा। ओके, ठीक, चलिए फिर इसके आगे की अपन लोग बात करते हैं। तो T=2πr/ कितना आ गया, v आ गया, और हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, 4π² और r² कितना हो गया, v² हो गया, है ना, और v² अपॉन 4π² r² कितना हो गया, p² आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v² इन 1, इसको 2 मान है, पुटिंग v² की वैल्यू को 1 में रख दो तो f बराबर कितना आ जाएगा, m × 4πr। ठीक, तो r से r कट गया, ठीक है, और f की बात करें तो t² की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, r³ लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों कि r³, तो अभी हम लोगों ने केपलर ने ये बात बताई थी कि T² हमने वहाँ पर सेमी मेजर एक्सेस दिया था का क्यूब लिया था, यहाँ पर हम लोग चूंकि रेडियस है तो रेडियस का क्यूब लिख सकते हैं। तो वी नोट दैट सिंस T² kr³ होता है, तो T² की जगह हमने यहाँ पर kr³ रख दिया, तो देयरफॉर तो f कितना हो गया, 4π² कितना आ गया, k × m कितना आ गया, r²। ओके, हमेशा ध्यान रखिए जो ग्रेविटेशन का फोर्स अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये जो फोर्स म्यूचुअल होगा, है ना। सन अगर प्लैनेट पे फोर्स लगा रहा है तो प्लैनेट भी सन पर फोर्स लगाएगा। ये न्यूटन के एक्शन रिएक्शन लॉ में भी बता चुके थे न्यूटन अपनी बात। क्या बताया था कि अगर कोई स्टार है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सन है, वो प्लैनेट पर फोर्स लगा रहा है तो प्लैनेट भी क्या करेगा, सन पर फोर्स लगाएगा। सिर्फ अंतर इतना है कि सन जो फोर्स प्लैनेट पे लगा रहा है उसका इफेक्ट आप देख रहे हैं क्लियरली, क्योंकि सन के पास एक ह्यूज मास है, ठीक। और प्लैनेट के काम कंपैरिजन करते हैं एज कम्पेयर टू द सन, अगर हम लोग बात करें तो प्लैनेट का मास सन के कंपेयर में बहुत कम होता है, जिस कारण क्या होता है कि उसका इफेक्ट पता नहीं चलता है। लेकिन हम ये एक बात समझ में आती है कि जो फोर्स है वो फोर्स कैसा है, वो फोर्स म्यूचुअल है, यानी कि एक अगर सन प्लैनेट पे किसी प्लैनेट पे लगा रहा है तो प्लैनेट भी क्या कर रहा है, सन पर लगाएगा।
according to the Newton, this gravitation force should be, according to the Newton, this gravitation force should be mutual. That is why अब देखिए मास जो होगा वो तो फिक्स रहेगा सन का, वो तो बदलेगा नहीं, तो m हो गया, और साथ में एक कांस्टेंट भी आता है जिसे g नाम दिया, क्या ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी नाम दिया। तो 4 पाई स्क्वायर के लिए हम लोग क्या रख देंगे, gm रख देंगे। तो अब जरा अगर इधर आ जाएं आप, तो देयरफॉर g कैपिटल M स्मॉल m अपन कितना, ये r स्क्वायर। तो ये न्यूटन ने अपना कॉन्क्लूजन निकाला कि कहीं ना कहीं जो ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला है, ग्रेविटेशन फोर्स का जो कहीं ना कहीं फार्मूला है, वो ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला लाइक एफ इक्वल टू जी एम एम अपन आर स्क्वायर आएगा, ऐसा कुछ आएगा। ये केपलर के कॉन्क्लूजन थे। इसके बाद न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, वो अभी मैं आपको जो है बताऊंगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, देन फिर मैं इसके आगे की बात करता हूँ। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि न्यूटन ने कॉन्क्लूड करा केपलर के लॉ को, और क्या कॉन्क्लूड करने का एक हमें तरीका आपको बता, उन्होंने कुछ चीज़ एज्यूम करी, लेकिन फाइनली उन्होंने अपना एक लॉ बना दिया। और लॉ क्या बनाए ये भी आप समझ लीजिए। इफ टू बॉडीज हैविंग masses small m1 and m2 situated at distance small r from each other. If two bodies having masses m1 and m2 situated at distance small r from each other, then the gravitation force will be equal to the product of their masses and will be directly proportional to the, भी कर सकते हैं इसको, will be directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. यानी कि कोई दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो दोनों बॉडीज के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें, दैट इज f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 और f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर, और कलेक्टिवली इसको लिखें तो m1 m2 अपन कितना हो गया r स्क्वायर, और f इक्वल टू इसको लिख सकते हैं g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर।
ठीक है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वेयर G is constant of proportionality. G is constant of proportionality known as universal gravitation constant. Its value is given by, अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg हो जाए, मान लो दोनों बॉडीज का मास 1 किलोग्राम हो और डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर हो जाए, देन F बराबर G और G बराबर F न्यूटन। क्या कौन रूट हमने करा, F न्यूटन लिख लेना, कंफ्यूज ना होना यहाँ पर कि जो है कंफ्यूजन कई बार आप करेंगे कि Fn हो गया, Fn नहीं है, वो F न्यूटन है। और ध्यान रखने की क्या बात है यहाँ पर कि इफ बॉडीज of unit masses situated at unit distance then the gravitation force will be equal to the gravitation constant. Okay, so this is the definition of gravitation constant. तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आता है एग्जाम में कई बार, और अब आप इसको नोट कर सकते हैं और वीडियो पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिए। देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। फिर कई बार 1 मार्क क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी है। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि वी नो दैट F इक्वल टू होता है Gm1m2 अपॉन r², ठीक, और G इक्वल टू Fr² अपॉन m1m2। अब यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ G ठीक, तो यूनिट ऑफ जी कितनी हो गई है, बहुत आसान है, ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये यूनिट हो गई। अब डायमेंशन अगर पूछें, डायमेंशन ऑफ जी तो F की हो जाती है mLT की पावर -2 इंटू R की हो जाती है L² अपॉन m², यानी कि ये काट दो तो m इनवर्स L³ T की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G।
तो इसको आप नोट कर लीजिए, 5 सेकंड में पॉज करके वीडियो। देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी की तरफ हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो मेरे ख्याल से पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा, और इसको मैं हटाता हूँ और चलिए चलते हैं ग्रेविटी की ओर। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये जो है यहाँ पर आप देखिए इसको, कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मार्कर है, और मार्कर को अगर हम ड्रॉप करेंगे तो ये नीचे की तरफ क्यों आ रहा है। तो क्वेश्चन है वो, सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी हमारे लिए सोचने का मौका हो तो हम सोचना चाहिए हमें, ये मार्कर हमने छोड़ा तो नीचे नहीं आना चाहिए। मार्कर हो सकता है वही हवा में रह सकता है, रहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम स्पेस में देखते हैं ऐसा, बट वाई इट नॉट हैपेंस ऑन द अर्थ ऑल्सो। एक हल्का सा मेरे पास ये फोम कट पीस देख रहे हैं, और अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ दूँ तो ये देखें, ये भी इतनी तेज़ी के साथ वापस क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको हवा में छोड़ दूँ तो ये हवा में रहना चाहिए, बट ये हवा में नहीं रह रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे मन में जो उठने चाहिए और उठते भी होंगे। तो ऐसा कुछ है जो खींच रहा है चीज़ों को नीचे की तरफ अपनी ओर। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जब किसी बॉडी के पास एक ह्यूज मास होता है, और जनरली वो बॉडी का जो मास होगा वो किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होगा, किसी एक पॉइंट पे वो क्या होगा, कंसंट्रेट होगा, फिक्स होगा। जब वहाँ पर पूरा मास कंसंट्रेट हो जाता है तो अब उसके पास एक क्या हो जाता है, एक फोर्स होता है, वो जो चीज़ों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, और उसको ही बोलते हैं ग्रेविटी। तो मेरी बात समझ में आई, ग्रेविटी का मतलब क्या है। तो ग्रेविटी जनरली ग्रेविटी इट इज द फोर्स, यानी कि ग्रेविटी इज द फोर्स विच attracts object gravity is the force which attracts object towards center of अर्थ, क्योंकि भाई हम लोग पृथ्वी के ही वासी हैं, यानी कि हम लोग अर्थ की बात करेंगे। यानी कि क्या हमने बताया कि ग्रेविटी इज द फोर्स, ठीक है। तो हमने क्या बताया, ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट, हाँ, बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी कि ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है अर्थ का जिससे अर्थ अपने सेंटर की ओर चीजों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, खींचती है। तो बहुत तरीके से हम कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म्स है जिसको आप देख सकते हैं। और अभी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखने वाले हैं। क्या करें भाई कि एक हाथी गिरे ज़मीन पर और एक चूहा गिरे ज़मीन पर, दोनों सेम हाइट से, तो क्वेश्चन मन में आया कि वो पहले पहुँचेगा कौन। तो उसको कहना आपको हो सकता है लगेगा हाथी पहले आएगा, कुछ लोग कहेंगे नहीं चूहा पहले आ जाएगा। बट द क्वेश्चन को साइंटिफिकली हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे कि कौन पहले ज़मीन में पहुँचेगा, कौन बाद में पहुँचेगा। चलिए, तो ग्रेविटी के बारे में कर लिया। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या आता है, ग्रेविटी आता है। ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, द रेट ऑफ increase in velocity falling freely towards the center of earth। तो आपने क्या देखा कि what is the acceleration due to gravity, the rate of increase in velocity falling freely towards the center of earth। यानी कि जैसे मैं मार्कर छोड़ता हूँ तो इसकी वेलोसिटी लगातार टाइम के साथ नीचे आते आते बढ़ती जा रही है। इस इंक्रीज इन वेलोसिटी को, टाइम रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके,
अब यहाँ पर बात आती है ग्रेविटी हो गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, फिर इसके बाद बात आती है कि व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ द ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी का फार्मूला क्या होगा, इसके बारे में हम लोग को बात करनी है यहाँ पर। तो फार्मूले के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको देखिए मालूम है कि ये हमारी अर्थ है, ठीक, अगर अर्थ है और इसकी हम जो है रेडियस आर ही मान ले ना, रेडियस ऑफ अर्थ आर ही मान ले, ये हमारी अर्थ का सेंटर है, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है सपोज, ठीक, तो अब आपको मालूम है कि इसको सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है, वो फोर्स होता है ग्रेविटी फोर्स, वो क्या होता है F बराबर mg होता है, जिसे हम लोग जनरली वेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फ्रॉम फिगर F बराबर कितना हो गया mg। अब इसका मास अगर m है ऑब्जेक्ट का, तो आपको मान लेते हैं अर्थ का जो सारे मास की बात करें तो वो क्या आ जाता है, m ही आ जाता है ना, अर्थ का सारा मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेट होगा m ही। तो भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F बराबर कितना हो जाएगा, जी एम ई स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ओके, बाई 1 and 2। तो m से m कट गया, देयरफॉर g की वैल्यू कितनी आ गई, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर द ग्रेविटी इन द टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ द अर्थ। अब देखिए उस क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया कि हाथी गिरेगा पहले या फिर कुछ और, तो मेरे पास दो चीज़ें हैं और दो चीज़ों को आप देखिए, तो दो चीज़ों को अगर मैं यहाँ से बराबर डिस्टेंस पे गिराऊँ तो देखिए बराबर ही डिस्टेंस पे मैंने पकड़ा भी, देखिए इनको बराबर अगर डिस्टेंस से लगभग आप देखिए बराबर डिस्टेंस पे हैं दोनों, और मैं जब गिरा रहा हूँ तो बराबर डिस्टेंस पे पकड़ भी रहा हूँ। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, आप देखिए यहाँ पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, यानी ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द अर्थ। कभी भी ग्रेविटी जो है ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती, सॉरी अर्थ के मास के नहीं, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। यानी कि हाथी गिरे या चूहा दोनों ही जमीन पर अगर फ्रीली छोड़े गए हैं तो सेम टाइम पर लैंड करेंगे, यानी सेम टाइम पर पहुंचेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन ने आप मन में ना लाइएगा कि अगर चूहा गिरे या चींटी, उन दोनों में पहले कौन नीचे पहुंचेगा, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर एकदम ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती हैं, बहुत हल्की हो जाती है, आपकी सोच से हल्की हो जाती है, देन वहाँ पर एयर का फ्रिक्शन काम करता है, उसके कारण चीज़ों में ऐसा हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए है, अगर आप कुछ लोग कहें तो अगर हम जो है जैसे ये मेरे पास एक लकड़ी का है और इसको अगर मैं छोड़ रहा हूँ नीचे, तो देखिए अगर हम इसकी स्पीड को थोड़ा सा स्लो करके वीडियो देखें तो इसकी स्पीड और ये जो मार्कर है इसकी स्पीड में हल्का सा माइनर डिफरेंस होगा, जैसे ये है, और अगर इसको छोड़ दें तो हल्का सा आपने देखा कि माइनर सा डिफरेंस हो रहा है, हल्का सा ऊपर नीचे पहुंच रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज ये एक जो आइसक्रीम की स्टिक है, ये आइसक्रीम की जो स्टिक है इसका मास बहुत हल्का है, यानी कि एयर का जो फ्रिक्शन है वो इसको रेजिस्ट करता रहता है। बट जनरल ग्रेविटी कभी भी मास में भेदभाव नहीं करती है ऑब्जेक्ट के, इसीलिए मैंने कहा हैवी ऑब्जेक्ट हो या फिर एक लाइट ऑब्जेक्ट हो, दोनों का जो एक तरीके से लैंडिंग है सेम टाइम पर होगी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो आज की क्लास में ये कुछ बातें हम लोगों ने अच्छी तरह से समझी, और नेक्स्ट टर्न पर जब आपसे मुलाकात होगी तो हम लोग ग्रेविटेशन के अगले पार्ट की बात करेंगे। ग्रेविटेशन वास्तविकता में बहुत इंटरेस्टिंग आपका एक चैप्टर है,
और उसको आप इतने इंटरेस्ट के साथ अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए ग्रेविटेशन को पढ़िए और साथ में छोटी छोटी सी चीज़ों को करके देखते रहिए। अगर वो पेन जिससे आप लिख रहे हैं उस पेन को ही अगर हम गिरा दें नीचे तो सिंपल सी बात है, ग्रेविटी को समझना आसान होगा। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।